हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? और क्या आपने पहले के वीडियो सब देख लिए हैं? अगर आपने पहले के वीडियोस देख लिए हैं तो आइए चालू करते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो जो है, यानी बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हीट लॉस वगैरह के ऊपर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ में हमने देखा था कि स्टीफन्स लॉ क्या करता है। स्टीफन्स लॉ ये क्या करता है, ये हमको बताता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो जो हीट रेडिएट करता है, बाहर निकालता है, वो रेट जो है रेट ऑफ रेडिएशन dQ/dt, हीट रेडिएटेड आउट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिसिविटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो जो भी हीट रेडिएट होगी वो कितनी होगी? वो होगी सिग्मा EAT⁴। समझ में आ रहा है? ये कोई भी बॉडी है जो ये हीट बाहर रिलीज करती है। तो जरूरी नहीं है कि बॉडी अगर हीट बाहर रिलीज कर रही है तो उसका टेम्परेचर घटेगा ही। वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो एब्जॉर्ब कितनी करती है हीट। समझ रहे हैं? और एब्जॉर्ब्ड हीट में अगर मैं लिखूं हीट एब्जॉर्ब्ड, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, जैसे ये है E, ये यहां पर डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मटेरियल के। सराउंडिंग से भी तो हीट आती है, डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, ए सेम ही है। और तीसरा है Ts⁴। Ts⁴ यानी क्या? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ⁴, यानी सराउंडिंग भी तो क्या कर रहा है? हीट फेंक रहा है, और उसमें से कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब भी करेगा सब्सटेंस। बराबर है? तो हीट रेडिएट हुई और हीट एब्जॉर्ब हुई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि किसी भी बॉडी का क्या है T⁴, यानी T क्या है? T ऑफ बॉडी, और यहां क्या है? T ऑफ सराउंडिंग। तो अगर इसको भी मैं लिखूंगा तो हीट QA एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, इसको भी मैं क्या करूंगा? सब कुछ समेट लूंगा, तो ये भी कितना आएगा? सिग्मा। और आपको पता है सिग्मा Ts⁴, और ये A कितना है? A कितना है? A और E तो ऑलरेडी इक्वल है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो EATs⁴। अगर आप सोचो तो अगर TB यानी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ग्रेटर है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग से, तो हीट क्या होगी? एमिट ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब कम होगी। समझ में आ रहा है? अगर मान लो T और सराउंडिंग ज्यादा है तो T बॉडी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, लॉस कम होगा। पर हम लोग यहां पर ये मान के चलेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ज्यादा है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मान लीजिए चाय ले लिया, चाय का मान लो 70-80 डिग्री क्या है? सेल्सियस चाय है, एकदम बॉइल करके हमारे सामने रखी हुई है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी 80 है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मान लो गर्मियों के दिन है तो 35-40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्या होगी? एमिट ज्यादा हीट होगी और क्या होगी? एब्जॉर्ब कम होगी। तो देयर विल बी नेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो ये नेट लॉस कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा dQE emitted upon dt माइनस dQA absorbed upon dt। तो उसमें से तो सिग्मा EA सब कांस्टेंट है, सिग्मा EA कांस्टेंट है, अंदर क्या बचता है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी ⁴ माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ⁴। समझ में आ रहा है? तो ये है नेट लॉस ऑफ हीट या नेट हीट रेडिएटेड आउट, नेट हीट रेडिएटेड आउट। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है इसमें? स्क्रीन पॉज करके ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए दो और यानी बॉडीज बनाए हुए हैं। एक का टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर है 527 डिग्री सेल्सियस। आर बी इक्वल टू ट्वाइस आर ए दिया गया है और उसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ए, हाँ, हीट रेडिएटेड बाय ए अपॉन हीट रेडिएटेड बाय रेशियो ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ए एंड हीट रेडिएटेड बाय बी। तो हीट रेडिएटेड बाय ए अपॉन हीट रेडिएटेड बाय बी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हीट रेडिएटेड बाय ए, यहां पर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग रेडिएटेड बोला है ना, नेट लॉस तो नहीं बोला है ना। अगर नेट लॉस बोलते तो फिर हीट रेडिएटेड बोला है, तो हीट रेडिएटेड बोला है तो उसका आपको पता है सिग्मा ई ए टी ए रेस टू 4 सिग्मा ई ए टी बी रेस टू 4, क्योंकि मटेरियल सिग्मा तो सेम होगा, मटेरियल सेम है तो ई भी सेम होगा। अगर ई अलग होगा तो ई का वैल्यू डाल दो। अच्छा, एरिया ये क्या है, स्पीयर है, तो स्पीयर है तो ये क्या होगा 4 पाई आर ए का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर बी का स्क्वायर। जो मेन पॉइंट मुझे बताना है, टेम्परेचर ऑफ ए कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ केल्विन में लेना है, तो इसको 273 से ऐड करो, तो 273 से ऐड करेंगे तो ये 10, ये हो जाएगा 1000, तो 1000 अपॉन इसको क्या करो 273 से ऐड करो तो ये हो जाएगा 800, तो ये 800 रेस टू 4 होगा, इजंट इट। यहां पर 4 भी कैंसिल हो गया, तो आरबी के जगह क्या लिखूंगा मैं 2RA, तो 2RA का क्या है स्क्वायर 4RA स्क्वायर होगा, 2RA का स्क्वायर क्या होगा 4RA स्क्वायर। तो ये 0 0 0 0 0 0 सब कुछ मेरे को लग रहा है। अच्छा, वहां पर मुझे लग रहा है ये 8000 क्यों है, ये 800 है, तो ये 10/8 बच जाएगा। समझ में आ रहा है, रेस टू 4। RA का स्क्वायर के साथ मर गया, ये होगा 1/4। ये क्या है 2 4 2 5 तो 5 रेस टू 4 कितना होगा 625, और नीचे क्या होगा 4 4 16 16 16 256, और इंटू 4 भी है तो 625 अपॉन 1024। समझ में आ रहा है, ये आंसर आएगा। ये सिंपल सा सम है हीट रेडिएटेड के ऊपर, आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसके साथ लिख लें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि नेक्स्ट पॉइंट में जो चीज़ हमको पढ़नी है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हीट का नेट लॉस कितना था आपने पढ़ा, सिग्मा ई ए टी ऑफ बॉडी रेस टू 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग रेस टू 4, ये नेट लॉस था, isn't it? This is heat radiated out dt equal to sigma E A TB रेस टू 4 माइनस TS रेस टू 4। समझ में आ रहा? अच्छा, सोचिए हीट लॉस हुआ, अगर हीट लॉस हुआ तो होगा क्या, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी घटेगा, इजंट इट? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हर टाइम, ये टाइम पे डिपेंड है ना, टाइम के साथ। जैसे मान लो कप ऑफ टी लिया, तो टी क्या कर रही है, चाय धीरे धीरे हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रही है, तो चाय ठंडी होती जाती है टाइम के साथ। ठंडी होती है नहीं होती है? होती है। तो इसको ही बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। हम अभी रेट ऑफ कूलिंग पे चर्चा कर रहे हैं। रेट ऑफ कूलिंग देखिए बहुत ही क्या है, आसान सा कंसेप्ट है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये dt टाइम में हीट लॉस है। अगर dt टाइम इधर लेके गया तो हीट लॉस, ये रेट ऑफ हीट था, हीट लॉस कितना होगा, सिग्मा ई ए टीबी माइनस टीएस रेस टू 4 इंटू स्मॉल dt, ये टाइम है, टाइम के साथ
छोटे से टाइम में इतना हीट लॉस हुआ। अच्छा, आपको पता है कि हीट टेम्परेचर जब भी चेंज होता है, फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, एम एस डेल्टा टी। अगर मान लो एम एस डेल्टा टी मैंने लगाया और छोटा सा टेम्परेचर dt घटा, इजंट इट, तो यही हीट वही हीट है जिसकी वजह से एम एस एक्चुअली माइनस साइन आती है, मैं माइनस साइन नहीं देता हूं, एम एस डेल्टा टी बहुत ही छोटा टेम्परेचर चेंज है इसलिए मैं उसको dt लिखता हूं। क्या यही हीट जो लॉस हुआ उसके वजह से टेम्परेचर घटा होगा, एम एस डेल्टा टी। अभी अगर आप इसको इक्वेट करोगे, सिग्मा ई ए टी बी रेज टू 4 माइनस टी एस रेज टू 4 इंटू डी टी, समझ में आया। ये हीट लॉस हुआ, पर इस लॉस की वजह से टेम्परेचर इतना चेंज हुआ, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर के लिए एम एस डेल्टा टी। तो अगर मैं डी टी अपॉन डी एस लिखूं, डी टी अपॉन डी टी स्मॉल टी, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, तो ये सिग्मा ई ए टी बी रेज टू 4 माइनस टी एस रेज टू 4 अपॉन एम एस, दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। और इसको ही हम लोग रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं, इसको ही हम लोग रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं, इसको ही हम लोग रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, कूल होते जाता है बॉडी, ठंडा होते जाता है टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या होता है, ठंडा होते जाता है। इसमें देखिए सिग्मा तो कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट, ई मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ मटेरियल ये है, मास ये है, स्पेसिफिक हीट ये गैस, ये दोनों मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ई और एस, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। इस तरह से ये बॉडी क्या होगा, कूल होते रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो है आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए जो ए है ये है सरफेस एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया, मैंने पहले भी बताया था, ए क्या है, मटेरियल के एक्सपोज्ड एरिया है, और एम क्या है, मास ऑफ द मटेरियल ये है, एस और ई क्या है, मटेरियल के प्रॉपर्टीज हैं, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक है ई एमिसिविटी, इजंट इट। तो ये है। अच्छा, उसके बाद में क्या बोलता हूं आपको, थोड़ी सी मान लीजिए मैंने आपको बोला कि दो मटेरियल है, ये ए मटेरियल है, ये बी मटेरियल है, ठीक है, ए मटेरियल है, बी मटेरियल है, मींस स्पीयर्स हैं, मटेरियल सेम पकड़ते हैं, सेम मटेरियल, पहले सेम मटेरियल है, समझ रहा है, पर क्या है, आर ए इज ट्वाइस आर बी, आर ए बड़ा है आर बी से। तो मेरे को बताओ रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, हाँ, रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी है कूलिंग, कि बी ग्रेटर देन ए है, कि दोनों इक्वल हैं, कि नन ऑफ दीज हैं। मान लो ये चार ऑप्शन मैंने आपके सामने डाले, देखिए आपको दिखने से ही पता चलेगा, आर ए यानी रेडियस है, तो रेडियस है तो क्या होगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, तो आपके मन में आएगा कि dt अपॉन dt तो क्या है, एरिया को प्रोपोर्शनल है, और एरिया डायरेक्ट क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, बराबर है, यानी dt रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस स्क्वायर को है, इजंट इट। और आर ए का रेडियस बड़ा है तो उसका कूलिंग ज्यादा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए रेट ऑफ कूलिंग सिर्फ ए पे डिपेंड नहीं हो, मास पे भी तो डिपेंड है, तो यहां पर ए बाय बाकी मटेरियल सब सेम है, तो ये ए बाय एम आएगा। देखने से हमको समझ में आता है रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो एरिया आर ए का ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, नहीं, ये रॉन्ग है पूरी तरह आंसर। देखिए रेट ऑफ कूलिंग किसको प्रोपोर्शनल है, एरिया बाय मास को, क्योंकि मटेरियल सेम है, तो dt बाय dt ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये सब कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये आर स्क्वायर ने इसको भी कैंसिल कर दिया, रो देखो मटेरियल सेम है तो डेंसिटी दोनों की सेम होगी, बचेगा क्या, सिर्फ 1/r, रेडियस ही तो चेंज है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस,
यह बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यह आपने लिख देना चाहिए। रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना बड़ा चीज होता है, बरोबर है, उसको क्या होता है, उसका कूलिंग स्लो होता है। छोटा चीज होगा तो उसका कूलिंग फास्ट हो जाएगा। आपके सामने है, तो यहां पर छोटा कौन है, बी छोटा है, क्योंकि R इक्वल टू 2 टाइम्स बी है, तो रेट ऑफ कूलिंग बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। समझ में आता है, रेट ऑफ कूलिंग बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। आपके सामने मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है। गॉट माई पॉइंट, समझ में आया? हाँ, बाकी तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे यानी 2 टाइम्स एसवी है तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, उसको कंपेयर करो, तो आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर अगर मटेरियल सेम दिया जाए तो एरिया ऑफ मास, एरिया और मास दोनों के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान लेकर लिखना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ में मिस्टेक करके आते हैं। तो यहाँ पर dt बाई dt रेट ऑफ कूलिंग वो क्या है, अगर सब कुछ सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, वो आपको पता होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिसिविटी है, T⁴ और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब आपको फॉर्मूला ढंग से पता होना चाहिए। इसमें R का जो फैक्टर है वो छुपा हुआ रहता है, इसलिए मैंने उसको अलग से आपको बताया है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देखने से हमको झट से बच्चा क्या होता है, एग्जामिनेशन में देखता है, अरे ये तो R A से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो सीधा सिर्फ ए को लेकर करता है और उसको लगता है कि रेट ऑफ कूलिंग ए का ज्यादा है, पर रॉन्ग है वो, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैंने आपको बताया, तो जिसका आर छोटा उसका क्या हो जाएगा, इधर आर ए इक्वल टू 2 टाइम्स आर बी है ना, तो आर ए अपॉन आर बी क्या लिखूंगा मैं, 2:1। तो आर बी 1 है और आर ए 2 है, तो रेडियस जिसका छोटा उसका कूलिंग ज्यादा। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, रेट ऑफ कूलिंग बी का ज्यादा होगा ए से। गॉट माई पॉइंट? तो ये आर का जो फैक्टर है वो छुपा हुआ रहता है, तो आप क्या करें, उसको ध्यान से अपने नोटबुक में रिमार्क में लिख लें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये क्या है भैया, ये वही है जो रेट ऑफ कूलिंग था, वैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी रेट ऑफ कूलिंग में हमने क्या समझा कि dt अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होगा, सिग्मा ई ए TB⁴ माइनस TS⁴ अपॉन MS। ये समझा रेट ऑफ कूलिंग में, इजंट इट? अच्छा, अगर सिग्मा E⁴ MS TB/TS, अभी न्यूटन साहब ने भी वही बोला है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले आप स्टेटमेंट समझ लें, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये उन्होंने बोला था। जैसे मान लीजिए कि चाय, जब ऐसे गर्म आपके सामने चाय का कप आया, तो वो पहले 80 डिग्री सेल्सियस था। पहले समझिए, मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। ये चाय का कप है, पहले जो था, मान लीजिए ये 80 डिग्री सेल्सियस था, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए 40 था, तो पहले मान लीजिए 10 मिनट में जो टेम्परेचर गिरा वो गिरा 8 डिग्री सेल्सियस। अभी डिफरेंस कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस, तो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी 10 मिनट के बाद चाय का टेम्परेचर कितना हो गया है, 72, क्योंकि 8 डिग्री गिरा ना, सराउंडिंग का तो 30 ही है, तो अभी ये जो डिफरेंस है 10 मिनट के बाद कितना बच गया है, 32। तो न्यूटन साहब क्या बोलते हैं,
जितना बड़ा ये डिफरेंस उतना कूलिंग फास्ट। तो पहले ये 40 डिग्री था तो 8 डिग्री गिरा मान लो, तो बाद में 10 मिनट में वो 8 नहीं गिरेगा, मान लीजिए वो 6 डिग्री गिरेगा, क्योंकि डिफरेंस कम हो गया है। अभी मान तो 72 में से 6 गिरा तो कितना हो गया, मान लीजिए ये 66 हो गया। अभी डिफरेंस कितना है, 26 का ही बच गया है। तो अभी 10 मिनट में मान लीजिए अभी 4 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। सो जैसे जैसे डिफरेंस कम होते जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो होते जाता है। आपने फील भी किया होगा, जैसे मान लीजिए चाय एकदम या चपाती एकदम आपके सामने गरम गरम आ गई, तो पहले यानी 10 सेकंड में इतनी गर्म होती है हाथ भी नहीं लगा सकते हैं चाय को, इजंट इट। पर टाइम के साथ वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। पर आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि पहले कुछ मिनट तक एकदम फास्ट कूलिंग होता है, पर बाद में क्या होता है, स्लो 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 कूलिंग होते जाता है, इजंट इट। समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ कूलिंग इट ड्रॉप्स विद डिफरेंस इन टेम्परेचर। दिस इज व्हाट न्यूटन्स had said. So let us start कि ये क्यों होता है। देखिए सबसे पहले न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल कब है, जब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से कम ही हो। 35 से 40 डिग्री यानी 50 से कम ही मान लो। इट इज ओबेड इफ द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर इज लेस देन 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। वो बहुत ही, अगर 35-40 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस कम होगा, मान लीजिए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है, ठीक है। अच्छा अभी मान लीजिए ये बाकी सब जो है वो तो मैं एज इट इज ऐसे ही लिखता हूं, सिग्मा EAMS। जब टेम्परेचर की बात आई, देखिए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ज्यादा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, बराबर है ना। तो मान लीजिए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मैंने T0 पकड़ा है, क्या पकड़ा है, T0, या मान लीजिए T भी पकड़ा या T0 पकड़ा समझो, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होगा, T0 प्लस समथिंग, एक छोटा सा क्या होगा, डेल्टा T होगा, TB इक्वल टू T0 प्लस डेल्टा T। गॉट माय पॉइंट। अच्छा ये डेल्टा T अगर आप सोचेंगे तो ये क्या है, T0 इधर आया तो TB माइनस T0, T0 क्या था, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ही था, बराबर है, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है। हाँ इसको मैं T0 नहीं पकड़ता हूं, TS ही पकड़ता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो T0 TB माइनस TS। अच्छा अभी मैं TB की जगह मैं क्या लिखता हूं, TS प्लस डेल्टा T रेज टू 4 माइनस TS रेज टू 4। ये प्रूफ है, प्रूफ आपके लिए कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है पर फील के लिए मैं बता रहा हूं। तो dt बाय dt सिग्मा EAMS। अच्छा सोचिए या TS है क्या, इधर TS है इधर TS है, इधर TS है क्या, नहीं, मैं क्या करता हूं TS से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं, TS से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं, TS से नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूं, और रेज टू 4 तो है ही बाहर। समझ में आया? तो TS इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में से बाहर निकाला मैंने TS रेज टू 4। अंदर क्या बचा, TS बाहर आया तो 1 प्लस डेल्टा T अपॉन 1 प्लस डेल्टा T अपॉन TS रेज टू 4 माइनस TS, सॉरी TS तो बाहर आ गया है, रेज टू 4, तो 1 प्लस डेल्टा T, ये TS माइनस 1 ही बचेगा क्योंकि TS रेज टू 4 तो मैंने बाहर निकालने के लिए ये किया है। समझ में आया? अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे हम फाइनली स्टेटमेंट में पहुंच जाएंगे। ये आपको लिखना है कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कब ओबेड है, जब डिफरेंस इन बॉडी और टेम्परेचर कम हो। देखिए अभी यहां पर dt अपॉन स्मॉल t, हाँ
कॉन्सेंट्रेट करो, सिग्मा EA/TS रेज टू 4 अपॉन MS ये बचा है, अंदर है 1 प्लस ये पूरा जो है डेल्टा T अपॉन TS, डेल्टा T अपॉन TS जो है ये एक, मान लीजिए इसको मैंने x माना थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इसको मैंने x माना थोड़ी देर के लिए, रेज टू 4 है। अभी x को ध्यान देंगे तो x क्या था, डेल्टा T अपॉन TS था, x क्या था, डेल्टा T अपॉन TS। मैथ्स में एक थ्योरम है बायनोमियल थ्योरम, वो क्या बोलता है कि अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो, x की वैल्यू बहुत छोटी हो, 0.1 0.2 वगैरह हो, तो 1 प्लस एक्स रेज टू n को हम लिखते हैं 1 प्लस nx। क्या लिखते हैं, 1 प्लस nx। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि ये x की वैल्यू कम कब होगी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो कुछ भी हो सकता है। मैंने डेल्टा T आपको बताया कि TB माइनस TS क्या है, डेल्टा T। ये डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए तो ही न्यूटन्स लॉ क्या होता है, ओबे होता है, नहीं तो न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं होता। मैंने ये आपको पहले ही चीज बता दी थी कि डेल्टा T शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा T तो बहुत छोटा है, तो इसलिए जो ये है 1 प्लस nx लिखा जाएगा। तो dt अपॉन dt इक्वल टू सिग्मा EA/TS रेज टू 4 अपॉन MS। ध्यान से देखना, ये लिखा जाएगा 1 प्लस n की वैल्यू क्या है, 4x, x क्या है, डेल्टा T अपॉन TS, और ये -1 तो है ही। समझ में आ रहा है? 1 प्लस 4x लिखा जाएगा, तो 1 ने -1 को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, सिग्मा, ये TS इसको एक को काट देगा, TS क्यूब हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे सिग्मा EA/TS क्यूब MS इंटू 4 है, और ये बचा क्या है, डेल्टा T। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा क्वांटिटी किसी भी मटेरियल के लिए, सिग्मा कांस्टेंट है मटेरियल के लिए, E कांस्टेंट है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, A मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, TS क्यूब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, S कांस्टेंट, तो इस पूरे को हम बोलते हैं K, दैट इज रेट कांस्टेंट। और डेल्टा T क्या है, डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड टेम्परेचर, तो ये होता है TB माइनस TS। तो ये ही न्यूटन साहब बोल रहे थे कि न्यूटन साहब ने क्या बोला, द रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। गॉट माय पॉइंट? ये आपको मेन चीज याद रखनी है, बाकी आपको याद रखना हो तो याद रखिए, नहीं याद रखना है तो आपके सामने मैंने प्रूफ किया है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो यानी कई बार तो हम डायरेक्टली, अगर टाइम नहीं रहता तो डायरेक्टली हम लोग ये बता देते हैं कि दिस इज व्हाट लॉ सेज, पर असलियत में ये आता कहाँ है, वो आता वहीं से है, कूलिंग से, isn't it? पर कूलिंग का ये स्पेशल केस है जब डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड सराउंडिंग लेस देन 35-40 डिग्री सेल्सियस से होगा, ये उसका एक स्पेशल केस है जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, dt अपॉन ds। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर आता यानी समझ में आया है पूरा डेरिवेशन तो वेल एंड गुड, कोई डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं, फील के लिए मैंने बताया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या लिखिए, पूरा डेरिवेशन लिखिए, नहीं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखिए कि इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस of temperature of body and temperature of surrounding। ये उसका, ये K को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, K को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये K है, TB माइनस TS, समझ में आ रहा है? और K का यूनिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, डिग्री सेल्सियस अपॉन सेकेंड है,
इक्वल टू के, ये भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो के का यूनिट होता है पर सेकेंड। के का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। इसको यूज इसलिए लिया जाता है, देखिए पूरे इक्वेशन कितना सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसको यूज में लिया जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए या वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि dt अपॉन dt ये क्या होगा, k tb माइनस ts होता है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है डेरिवेशन में, डेरिवेशन से आप कोई कभी भी पूछेगा नहीं। लॉ आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लिख लीजिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाँ, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। शायद रेट ऑफ कूलिंग का जो ये है स्क्रीन में आया नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इतना ही एक स्टेटमेंट लिखा गया है, बाकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने डिस्कस किया है। स्क्रीन पॉज करके लिख लें। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आगे का पॉइंट सम्स करता हूँ। मान लीजिए एक बॉडी है, मैं बोलूँ कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है पहला मान लीजिए 70 डिग्री से 60 डिग्री पे आया, मान लीजिए 10 मिनट में 70 से 60 आया 10 मिनट में, तो 60 से 50 कितने मिनट में आएगा? क्वेश्चन ये है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कैसे करना है ध्यान दो। तो मैं लगाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग dt बाय dt इज इक्वल टू के डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, एक बात इसमें बहुत ही रोचक है, इंपॉर्टेंट, वो ये है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है, अभी मैं क्या लूँ सर, 70 to 60 है, 60 to 40, टेम्परेचर ऑफ बॉडी तो चेंज हो रहा है, मैं लूँ क्या? मैं बताता हूँ। फर्स्ट केस लेता हूँ जब 70 से 60 आता है, समझ में आ रहा है? तो 70 to 60 जब आएगा टेम्परेचर, तो ध्यान से सुनना, 70 to 60 आया तो dt क्या लेना है? dt इज चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर घटा कितना है? 10 से, सिंपल। स्मॉल dt कितना है? वो टाइम है, टाइम कितना लगा है? 10 मिनट। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना लेना है? इट इज एन एवरेज ऑफ दीज टू, यानी 70 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। और टीएस ऑफ सराउंडिंग ये कितना हो जाए? मान लो 130/2 यानी 65 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, समझा? अभी टीएस कितना है? टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इक्वेशन में पुट करो। ये कितना है? dt 10, स्मॉल dt टाइम है। मैं चौक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही गंदा आवाज कर रहा है। तो 10, ठीक है। तो ये के, टीवी कितना है? 65, टीएस कितना है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो तो 30 ही है। तो ये 10 ने 10 को मार दिया, इससे के की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 अपॉन ये क्या है? 35। समझ में आया? अभी सेकेंड केस ले लो। सेकेंड केस में क्या है? dt 60 to 50 आ रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर तो 10 है। स्मॉल dt पता नहीं है मुझे, क्वेश्चन मार्क है, उसका टाइम तो हमको फाइंड करना है। k की वैल्यू कितनी है? 1/35, अभी हमने निकाला। टेम्परेचर ऑफ बॉडी अभी मैंने बताया आपको 60 to 50 है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या लेते हैं? दोनों टेम्परेचर्स का एवरेज। तो 60 + 50 110/2 यानी 55 डिग्री
सेल्सियस। समझ में आ रहा है? एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो कितना है? 30 ही है। पुट कीजिए, मैं क्या करता हूं, dt अपॉन ये आपका dt इक्वल टू k TB माइनस TS। समझ में आया? तो dt तो कितना है? 10 है। टाइम मुझे फाइंड करना है, अभी तक वो मैंने फाइंड नहीं किया है। dt स्मॉल dt, k तो 1/35 है। अभी डिफरेंस कितना है? TB कितना था? 55 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो 30 है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये है, तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन dt इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस 25 अपॉन 35। अगर आप ध्यान से देखोगे तो dt जो होगा 10 इंटू 35 डिवाइड बाय 25। तो 5 ने 5 को मार दिया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 5 1 जा 5 2 जा, देखिए 14 मिनट्स। तो अभी भी एक्चुअली टेम्परेचर तो हमने 10 से ही घटाया है, पर अभी टाइम कितना लग रहा है? 14 मिनट्स। तो ये पहले तरह का सवाल बनता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कितना हम पूछते हैं कि पहले 10 डिग्री सेल्सियस गिरा तो 10 मिनट लगा है, बाद में अगर इतना टेम्परेचर गिरेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो उधर से k का वैल्यू निकालते हैं, इधर वो पुट करते हैं, आंसर पा लेते हैं। समझ में आया? इसमें दूसरे तरह का सवाल क्या हो सकता है, देखिए वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए इसको तो 10 डिग्री सेल्सियस को 14 मिनट लगे, आप स्क्रीन पॉज रिवर्स करके ये लिख लेना। मैं बोलता हूं कि पहले 10 मिनट में ये 60 डिग्री सेल्सियस गिरा है। मैं बोलता हूं what will be the temperature, what will be temperature after 5 minutes, इसके और 5 मिनट के बाद यानी इसके और 10 मिनट के बाद टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, पहला सम क्या था कि पहले 10 डिग्री को 10 मिनट लगा तो इतना टेम्परेचर गिरने को कितना टाइम लगा, वैसे ही है। और इसमें अभी मैंने क्या पूछा, पहले 10 मिनट में तो 60 हो गया है, और दूसरा मैंने सवाल किया कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट्स, इसके बाद और 5 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना होगा। तो पहला केस तो वही है कि मान लीजिए 60 से 70 आने के लिए उसको 10 मिनट लगे हैं, तो कैपिटल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना होगा? 10, चुप्पी मैंने रब किया। ये स्मॉल डेल्टा टी कितना होगा? ये भी 10 मिनट है। हाँ, dt तो स्मॉल टाइम है। और टेम्परेचर ऑफ बॉडी आपको पता है कैसे लिखते हैं, 70 + 60 अपॉन 2, एवरेज निकालते हैं। ये कितना होगा? 65 है कि नहीं? अच्छा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो 30 ही है, तो इसको लिखा मैंने 30। तो हमारे पास इक्वेशन आती है dt अपॉन स्मॉल dt इक्वल टू k टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो चेंज इन टेम्परेचर 10 हुआ है, टाइम 10 लगा है, k पता नहीं है मुझे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एवरेज लेते हैं तो 65 माइनस 30। तो यहाँ पर देखिए 10 ने 10 को मार दिया तो k इक्वल टू 1/35 आता है। समझ में आ रहा है? k इक्वल टू 1/35 आता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए अभी टेम्परेचर कहाँ है? 60 पे है। उसने मुझे क्या पूछा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर मोर 5 मिनट्स, और 5 मिनट बीतेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा। मैं बोलता हूं 60 अभी है, 70 से तो 60 आ गया 10 मिनट। मान लीजिए 5 मिनट के अंदर वो 60 से t तक गया है। जैसे पहले 60 से 70 आया था, अभी 60 से t तक गया है, वही तो बताना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये 60, जैसे यहां 70 to 60 था तो चेंज इन टेम्परेचर dt था, अभी dt क्या होगा सोचो, 60 माइनस t, कुछ तो होगा टेम्परेचर। पहले मैंने क्या किया, 70 माइनस 60 था। अच्छा, अभी टाइम स्मॉल dt कितना है? 5 मिनट है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पहले कैसे लिया था, 70 + 60/2। यहां कैसे लूंगा, 60 + कैपिटल T/2।
समझ में आ रहा है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है? 30। समझा? कोई डाउट है? तो dt, कैपिटल dt अपॉन स्मॉल dt इक्वल टू k टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। समझ में आया? तो कैपिटल dt अपॉन स्मॉल dt, तो कैपिटल dt कितना होगा? 60 माइनस t अपॉन स्मॉल कितना है? 5 इक्वल टू k टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है? 60 प्लस t अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है? 2। समझ में आया? अभी इसमें क्या होगा? हम लोग 60 माइनस टी अपॉन 5, के की वैल्यू 1/35 पुट कीजिए, ठीक है। और ये कितना होगा? मुझे लग रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस टी माइनस 60 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 60 ने 60 को कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ से 5 1 जा 5 7 जा आएगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर कितना होगा? 7 2 जा 14, तो ये 14 ऊपर गया तो 14 इंटू 60 माइनस टी इक्वल टू यहाँ क्या बचा? सिर्फ टी बचा है, इजंट इट। तो अभी मैं देखो 14 इंटू 60 करूँगा माइनस 14t इक्वल टू टी आ जाएगा, है कि नहीं। ये 7 2 जा 14 ऊपर गया ना, अब ये माइनस 14 इस साइड आया तो 14 इंटू 60 ये 15t हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये t इक्वल टू 14 इंटू 60 अपॉन 15, तो 15 1 जा 15 4 जा 56 डिग्री सेल्सियस आएगा आंसर। समझ में आया? ये दूसरी वैरायटी ऑफ सम थी इसी टॉपिक के ऊपर। तो ये दो तरह के सम आते हैं। या तो पहला सम आता है कि पहले 10 डिग्री के लिए इतना टाइम है तो और बाकी डिग्रीज के लिए कितना टेम्परेचर होगा, या तो बोलते हैं ऐसा है तो और इतना टाइम, या तो टाइम देंगे बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर फाइंड करो। तो बहुत ही आसान से सम्स हैं, आपके सामने मैंने किए हुए हैं, उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हीट का जो कि है वो आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेसन चालू करेंगे। तब तक लेक्चर्स फॉलो करते रहिए, ध्यान से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और स्पेशली जो क्लास के बच्चे हैं उन्होंने कम्प्लीटली डन उधर तो लिखने नहीं है, वीडियो देखते देखते आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।